नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक नया विमर्श लेकर आए और ये उनका नया विमर्श आप तय मानकर चलिए कि कांग्रेस की सबसे बड़ी हताशा का प्रतीक है। यानी कांग्रेस 2024 के चुनाव मैदान से भाग चुकी है। उसको पता है कि इस चुनाव मैदान में जो लड़ाई होने वाली है उसका नतीजा क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से यानी तीसरी बार चुनकर आ जाते हैं तो ये इस देश में आखिरी चुनाव होगा। ये देश रूस की तरह हो जाएगा और मोदी पुतिन की तरह, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी तरह हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, तो इस तरह का आरोप कोई नई बात तो है नहीं। बीजेपी पर आरोप लगाते ही रहते हैं कि ये जनतंत्र विरोधी है, जनतंत्र का गला घोंट रही है, लोगों की बोलने की आज़ादी छीन रही है, मीडिया की स्वतंत्रता छीन रही है। इस तरह के आरोप तो लगाते ही रहते हैं। मैं इस आरोप के बारे में कि ये चुनाव आखिरी होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो भी मुद्दा है, निश्चित रूप से मुद्दा है कि सवाल पहले उसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी तो 2014 में आए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी 1967 के बाद से सत्ता में नहीं आई है। बिहार में 1985 में आखिरी चुनाव जीती थी और उत्तर प्रदेश में भी, उसके बाद से नहीं आई है। इसी के साथ 1972 में आखिरी चुनाव पश्चिम बंगाल में जीती थी कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा उड़ीसा में 1999 से कोई चुनाव नहीं जीती है, उससे पहले ही जीती थी कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह से एक एक राज्य को आप देखते जाइए तो कहीं 30 साल, कहीं 40 साल, कहीं 45 साल, कहीं 50 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वापसी नहीं कर पाई है। वो पार्टी जो आज़ादी के आंदोलन की अपने को वारिस मानती है, जिसका पूरे देश में असर था, प्रसार था, भौगोलिक और सामाजिक रूप से जिसका विस्तार था। तो कौन दोषी था? उस समय तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ताकत नहीं थी और उस जमाने में जनसंघ थी, उसकी भी ताकत ऐसी नहीं थी। 1969 में कांग्रेस की स्प्लिट से पहले विपक्ष की कभी इतनी ताकत लोकसभा में नहीं हुई कि वो विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर सके, प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा हासिल कर सके। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि विपक्षी दलों की स्थिति क्या थी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आज कहाँ खड़ी है, तो उसके लिए कौन दोषी है? दरअसल ये जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागने का तरीका है और ये सिलसिला लंबे समय से कांग्रेस के साथ चला आ रहा है, इसलिए कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है। अब आप इसी गठबंधन पर, आप नई बात पर आ जाइए। इस गठबंधन को देखिए। इस गठबंधन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसे थी? कांग्रेस पार्टी को। सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है? कांग्रेस पार्टी का। उसको केंद्र में सत्ता में आना है, उसको अपना प्रधानमंत्री बनाना है, उसको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल ज़्यादातर या तो उनका बीजेपी से सीधे मुकाबला नहीं है और अगर है तो वो बीजेपी के मुकाबले ताकतवर हैं। अब आप चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर लीजिए या फिर आप तमिलनाडु में डीएमके की बात कर लीजिए, केरल में लेफ्ट फ्रंट या जो है यूडीएफ की बात कर लीजिए। तो आप एक एक राज्य में देखते जाइए क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं, या उड़ीसा में बीजेडी की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी की बात कर लीजिए, और इसी तरह से तेलंगाना में आप कांग्रेस और उससे पहले बीआरएस की बात कर लीजिए। तो टेक सबसे ज़्यादा कांग्रेस का था और सबसे गैर जिम्मेदारी का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का है। नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर चले गए, इसके लिए कांग्रेस का मानना है कि उनकी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है, उनकी जो है उनकी अवसरवादिता जिम्मेदार है, मान लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार क्या हैं, ये क्या कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को पता नहीं था? नीतीश कुमार आज से तो पाला बदल नहीं रहे। 2013 से जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया वो आज तक जारी है। तो नीतीश कुमार की निष्ठा किसी पार्टी के साथ या किसी गठबंधन के साथ कभी भी स्थायी रूप से नहीं हो सकती, ये सबको मालूम था, सिर्फ लगता है कांग्रेस पार्टी को नहीं मालूम था। नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ही 2013 में एनडीए के गठबंधन से निकले थे और 2022 में फिर एनडीए के गठबंधन से निकले अपनी महत्वाकांक्षा के कारण।
ये बात राजनीति का जो क ख ग भी समझते हैं वो भी समझ रहे थे। तो उन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए, उसको तुष्ट करने के लिए आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अगर मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को जून 2023 की पहली बैठक में जो इंडी अलायंस की हुई उसमें उस गठबंधन का कन्वीनर बना दिया होता तो नीतीश कुमार आज वहीं पर होते, उनकी महत्वाकांक्षा का चिराग जलता रहता। और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनकी ऐसी है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन उसके बाद बिगड़ जाता है। उन्होंने जितना बड़ा नुकसान अपना किया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो नीतीश कुमार उस गठबंधन में बने रहें और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। कम से कम बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बहुत ही ताकतवर गठबंधन था, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है नीतीश कुमार को अपमानित करके। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने न केवल नीतीश कुमार को अपमानित किया बल्कि एक तरह से ये संदेश दिया कि यहाँ आपके लिए कुछ है नहीं, आप क्यों बैठे हैं यहाँ। उनको एक तरह से धक्का देकर बाहर किया। जो आखिरी बैठक हुई 13 जनवरी की बैठक की बात कर रहा हूँ, उसमें जिस तरह से राहुल गांधी ने व्यवहार किया, जब उनका नाम सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार का कन्वीनर के रूप में रखा तो राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी को ऐतराज़ है, उनसे सहमति लिए बिना अनाउंस नहीं कर सकते, इस पर सहमति नहीं बना सकते। अब ये बैठक में इस तरह की बात करना, वो अगर अलग से बात करते नीतीश कुमार से कि देखिए अच्छा होगा ज़्यादा कि सब लोग सहमति से आपका नाम प्रस्तावित करें, अगर इस तरह की असहमति होगी बाद में कोई कुछ और बोलेगा तो उसका गलत संदेश जाएगा। ऐसा राहुल गांधी की ओर से कुछ नहीं किया गया। तो एक तरह से धक्का देकर नीतीश कुमार को इस गठबंधन से निकाला गया। लेकिन ये गठबंधन खतरे में है। ये गठबंधन कोई स्थायी शक्ल नहीं अख्तियार कर सकता, ये गठबंधन नहीं चल सकता। इसके लिए खतरे की पहली घंटी ममता बनर्जी ने ही बजाई थी। महत्वाकांक्षा का प्रश्न ममता बनर्जी के भी साथ था। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि इस गठबंधन में जितने दल शामिल हैं उनके नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। इनमें से ज़्यादातर की जो अपने राज्य में बहुत मजबूत हैं उनकी राष्ट्रीय राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा है। चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार रहे हों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रही हों या तमिलनाडु में MK स्टालिन रहे हों, इन सब की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर NCP एक रहती तो शरद पवार की भी यही महत्वाकांक्षा थी। तो इसलिए उनकी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, यानी कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि सबको जो चाहता है वो दे दिया जाए, लेकिन संवाद ज़रूरी होता है। उनको बताना और समझाना ज़रूरी होता है कि सबका सामूहिक हित किस बात में है। ये अगर आप कन्विंस करने में कामयाब होते हैं तो लोग अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता करने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, दरअसल ये क्षेत्रीय दल जो हैं उसमें झंडा उठाने वाले बन जाएं। राहुल गांधी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय दल जो है वो सहयोग करें। अब आप बताइए, आप अगर ममता बनर्जी से, TMC से पश्चिम बंगाल में समझौता करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी के सबसे प्रिय नेता पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी सुबह शाम ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, उनको अपशब्द बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। और उसके बाद ये अपेक्षा अगर राहुल गांधी करें कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए पलक पावड़े बिछाएंगी, तो ये कैसे हो सकता है। राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले, क्षेत्रीय दलों से, बाकी गठबंधन के दलों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उनके राज्यों में जाएंगे और उनके खिलाफ बोलेंगे, ये कैसे हो सकता है। उनको उस यात्रा में इनवाइट नहीं किया और ये उम्मीद की कि उनके राज्य में जब पहुंचेंगे राहुल गांधी और उनकी यात्रा पहुंचेगी तो क्षेत्रीय दल के नेता उसका भव्य स्वागत करेंगे। ये न होने वाला था और न हुआ। अब बात करते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। उन्होंने कहा कि ये आखिरी चुनाव होगा और उससे ज़्यादा
जो चिंताजनक बात है, जो आपत्तिजनक बात है, वो ये कहना कि रूस जैसा हाल हो जाएगा भारत का और नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन जैसे हो जाएंगे। रूस और भारत के क्या संबंध हैं ये खरगे को नहीं मालूम होगा, ऐसा तो नहीं मान सकते। कांग्रेस के समय में सबसे अच्छे संबंध रहे इंदिरा गांधी के समय में रूस से। अपने एक मित्र देश के बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे मतलब उनको बोलते समय ऐसा लग रहा था जैसे वो मानकर चल रहे हो कि व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले रूस में जो है डेमोक्रेसी थी, उनके आने के बाद डेमोक्रेसी खत्म हो गई। रूस में कभी डेमोक्रेसी नहीं थी। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को अच्छी तरह से पता है। लेकिन अपने एक मित्र देश के राष्ट्रपति को अपने चुनाव प्रचार के लिए घसीटना, उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, ये अगर आप विदेश नीति की दृष्टि से देखें, राजनीति की दृष्टि से देखें या घरेलू नीति की दृष्टि से देखें, हर नज़रिए से एक खराब संदेश है। ये बताता है कि आपका डेस्परेशन किस लेवल पे पहुंच गया है, कि आप इसमें मित्र देशों को भी घसीटने को तैयार हैं, मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी घसीटने के लिए तैयार हैं। आप मोदी पर हमला कीजिए, मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलिए कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं चलने देंगे, ख़त्म करना चाहते हैं, ये सब बातें सुनी जा सकती हैं। लेकिन इससे पुतिन को और रूस को जोड़ना, ये कहाँ की समझदारी है? ये कांग्रेस पार्टी जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये बात बोलता है और कहीं से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आती तो ये बहुत चिंता की बात है। दूसरी बात, नीतीश कुमार चले गए। पहले जयराम रमेश का बयान आया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि नीतीश कुमार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे भैया, जब कोई असर नहीं पड़ता तो उनको आप कन्वीनर क्यों बनाने जा रहे थे? उनको जिम्मा क्यों दिया इस गठबंधन को बनाने का, उसकी पहल करने का? अगर नीतीश कुमार का कोई महत्व नहीं था, उनके रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको इतना महत्व आप क्यों दे रहे थे? तो ये दर्शाता है कि आपको न तो ग्राउंड रियलिटी की समझ है, न जानकारी है, और न स्थिति खराब होने पर उसको कैसे ठीक किया जाए इसकी समझदारी है। आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर अपनी जिम्मेदारी अब जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं? नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर क्यों गए, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा और देना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार क्यों गए। लोगों को बताना चाहिए कि आखिर ममता बनर्जी गठबंधन के लिए तैयार क्यों नहीं है। लोगों को बताना चाहिए कि क्यों भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल पंजाब में और हरियाणा में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। लोगों को बताना चाहिए कि अखिलेश यादव क्यों अपनी ओर से घोषित कर रहे हैं कांग्रेस को 11 सीटें देंगे। बातचीत में क्या हुआ? अब ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा कांग्रेस को कितना है, इससे इस बात से समझिए कि समाजवादी पार्टी से जो बातचीत हुई सीटों के तालमेल की, उसमें एक सीट मांगी गई उत्तर प्रदेश के बांसगांव की, जहां से कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद उम्मीदवार हुआ करते थे और लोकसभा सदस्य हुआ करते थे। उनका निधन हुए 10 साल हो गया। कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए सीट मांगी, तो जो लोग बातचीत में गए थे उनको मालूम नहीं है कि उन्हीं की पार्टी का इतना बड़ा नेता, उसका 10 साल पहले निधन हो चुका है और सीट मांग रहे हैं उसके लिए, उसके नाम पर। इससे अंदाज़ा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। उसको न तो आसपास के वातावरण की जानकारी है, न तो जो ज़मीनी वास्तविकता है उसकी जानकारी है, न अपने साथियों के प्रति कोई संवेदनशीलता है, न तो संवाद है साथियों के बीच में, और न ही कोई कंसिडरेशन है। विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि हम 3 राज्य जीत रहे हैं, 4 राज्य जीत रहे हैं और उसके बाद हम जैसे चाहेंगे वैसे टर्म्स डिक्टेट करेंगे। नतीजा उल्टा आया, 3 राज्यों में हार गई कांग्रेस पार्टी। अब उसके बाद उसको क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी उसी मोड में है कि जीत जाती तो जिस तरह से व्यवहार करती उसी तरह से कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रही है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ये गठबंधन ख़त्म हो चुका है। खंड खंड जो है, ये जो पाखंड था विपक्षी एकता का, वो बिखर रहा है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का नेतृत्व जिम्मेदार है।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।